नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही चौंकाने वाले मतलब सच में हैरान कर देने वाले भू राजनीतिक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच एक ऐसा कूटनीतिक गतिरोध सामने आया है जिसने हर किसी का ध्यान खींचा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए। कोई भी देश अपने सबसे बड़े आर्थिक सहयोगी देश के एक इतने सीनियर दूत से मिलने से ही मना क्यों करेगा? मतलब ऐसा क्या हो गया? ये सवाल सिर्फ एक मीटिंग के रद्द होने का नहीं है, बल्कि इसके साथ बहुत गहराई तक जुड़े हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम सिर्फ इस एक घटना पर नहीं रुकेंगे, बल्कि इसके पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस पूरी कहानी को कुछ अहम हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे ये अचानक हुआ कूटनीतिक विवाद क्या है, फिर बात करेंगे प्रोटोकॉल बनाम राजनीति की, इसके बाद नक्शे और सीमा विवाद, फिर हमारा सदियों पुराना रोटी बेटी का रिश्ता, और आखिर में कैसे भारत एक सॉफ्ट स्टेट से नई मुखर कूटनीति की तरफ बढ़ रहा है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक अचानक हुआ कूटनीतिक गतिरोध। यहां हम देखेंगे कि पैसों की हकीकत और कूटनीति की हकीकत में कितना बड़ा फासला आ गया है। अब इस नंबर पे गौर कीजिए, 800 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, राइट? ये वो सालाना बजट है जो भारत हर साल नेपाल को देता है। और बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। हमारा रिजर्व बैंक लगातार नेपाल की करेंसी को बैक करता है। जब भी वहां कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे वो भयंकर भूकंप आया था, तब भारत ने 2000 करोड़ रुपए तक की एक्स्ट्रा मदद भी दी है। तो अगर हम देखें तो भारत का आर्थिक सपोर्ट बहुत बड़े लेवल का है। लेकिन इतने भारी भरकम सपोर्ट के बावजूद हुआ क्या? काठमांडू में एक बहुत ही अहम मीटिंग होने वाली थी, जिसे अचानक टाल दिया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री बलेन्द्र शाह ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मिलने से साफ मना कर दिया। और पता ये मीटिंग किस लिए थी? ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट पर जो विवाद चल रहा है उसे सुलझाने के लिए थी। अब इस सबके बाद भी भारत का रिएक्शन देखिए। इस बड़े झटके के बावजूद भारत ने नेपाल को बिग कैट समिट के लिए आमंत्रित किया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रोटोकॉल वर्सेस राजनीतिक मांगे। मतलब दुनिया भर में जो डिप्लोमेसी के नियम चलते हैं और काठमांडू ने जो नई डिमांड रख दी, उनके बीच का ये पूरा टकराव। अब देखिए कूटनीति में चीजें काम कैसे करती हैं। नॉर्मली पूरी दुनिया में ये एक बहुत आम बात है कि किसी देश के विदेश सचिव या मंत्री दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों से, यानी उनके पीएम या प्रेसिडेंट से मिलते हैं। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। लेकिन नेपाल के पीएम बलेन्द्र शाह की डिमांड एकदम अलग थी। उन्होंने कहा कि वो तभी मिलेंगे जब कोई समान कद का अधिकारी आए। सीधे शब्दों में कहें तो पीएम लेवल की बात के लिए उन्हें भारत के पीएम ही चाहिए थे। और ये डिमांड इसलिए बहुत अजीब लगती है क्योंकि विक्रम मिस्री कोई जूनियर लेवल के अधिकारी नहीं हैं। वो एक बेहद पावरफुल आईएफएस ऑफिसर हैं। वो सीधे विदेश मंत्री के अंडर सेक्रेटरी का काम संभालते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो इंटरनेशनल लेवल पर जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन जैसे ग्लोबल लीडर्स से ऑफिशियली मिल चुके हैं। तो ऐसे में समान कद ना होने की बात कहकर उनसे मिलने से मना करना, इसे डिप्लोमैटिक सर्कल में एक बहुत बड़ा और असामान्य झटका माना गया। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, नक्शे, सीमाएं और अर्थव्यवस्था। आखिर इन सब चीजों के पीछे असल में चल क्या रहा है, आइए समझते हैं। यहां पर सिचुएशन बहुत दिलचस्प है। देखिए, नेपाल के अंदर अभी काफी दिक्कतें चल रही हैं। बेरोजगारी है, इकॉनमी रुकी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेपाल के जो पीएम है ना, जो राजनीति में आने से पहले एक रैप स्टार हुआ करते थे, कहा जा रहा है कि वो इन असली घरेलू मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भारत विरोधी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सोर्सेस का मानना है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बयानों तक नहीं रुकी है। अगर आप नेपाल के पीएम ऑफिस में जाएंगे तो वहां एक ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा है, जिसमें यूपी, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम जैसे हमारे भारतीय राज्यों के हिस्से उनके दिखाए गए हैं। इसके अलावा नेपाल ऑफिशियली लिपुलेख दर्रे वाले इलाके पर भी अपना दावा ठोक रहा है। अब ये जो सीमा विवाद है ना, ये हमारे पुराने दोस्ताना रिश्तों से बहुत अलग हैं और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक टाइज पर सीधा असर डालते हैं। और इसका असर जमीन पर दिखना शुरू भी हो गया है। इसी लिपुलेख विवाद का हवाला देते हुए नेपाल ने हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी सभी सहयोगी योजनाओं को कैंसिल कर दिया। सोचिए, एक बॉर्डर इशू की वजह से इतने सालों पुराने एक बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन अधर में लटक गया है। यहीं से हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, हमारा ऐतिहासिक रोटी बेटी का रिश्ता। क्योंकि जब भी भारत नेपाल की बात होगी तो हम इतिहास को पीछे नहीं छोड़ सकते। रोटी बेटी का रिश्ता,
आपने ये टर्म जरूर सुना होगा। ये सिर्फ कोई मुहावरा नहीं है दोस्तों, ये एक हकीकत है। इसका मतलब है वो गहरा जुड़ाव जहां दोनों देशों के बीच शादियां होती हैं, हमारा खान पान एक जैसा है, और आज भी नेपाली नागरिक हमारी भारतीय सेना में पूरी बहादुरी के साथ सेवा देते हैं। जब ये पूरा विवाद हुआ ना, तब भी भारत ने इन्हीं बुनियादी भाईचारे वाले रिश्तों को याद दिलाते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये साफ बताएगी कि चीजें कैसे बदली हैं। 1954 में दोनों देशों के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा की परंपराएं शुरू हुई थीं। फिर हाल के सालों में भारत, नेपाल और चीन ने मिलकर एक नए त्रिराष्ट्रीय मार्ग की प्लानिंग की। लेकिन आज के समय में नेपाल ने लिपुलेट दर्रे को लेकर उन सभी प्लान्स को अचानक से रद्द कर दिया है। ये देखकर सच में हैरानी होती है कि एक इतनी पुरानी सांस्कृतिक परंपरा आज की इस मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का शिकार हो गई। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, सॉफ्ट स्टेट की छवि में बदलाव। यहां हम पूरे मुद्दे को थोड़े बड़े परिदृश्य में रखकर देखेंगे। अब यहां जो डिबेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है सॉफ्ट स्टेट वाली अप्रोच, मतलब बहुत मिलनसार होना, विरोध के बाद भी भारी आर्थिक मदद देना, जैसे हम बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर प्लांट बनाते हैं या नेपाल को इतनी फंडिंग देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब भारत के अंदर एक नई असर्टिव डिप्लोमेसी या मुखर कूटनीति की मांग उठ रही है। मतलब ये कि अगर हमारी इकोनॉमी और मिलिट्री इतनी बड़ी है तो हमें उसी लेवल का सम्मान भी मिलना चाहिए, और अगर कोई पड़ोसी देश हमारी जमीन पर दावा करता है तो उसे चुपचाप नजरअंदाज करने की बजाय उसके परिणाम तय होने चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। क्या भारत का ये सॉफ्ट स्टेट से असर्टिव डिप्लोमेसी की तरफ शिफ्ट होना पूरे दक्षिण एशिया के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल देगा? क्या हमारे गठबंधन अब एक नए सांचे में ढलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इतना तय है कि नेपाल और भारत की इस घटना ने इस पूरी डिबेट को एक नई दिशा दे दी है। इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और डीप एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।